48। मद्रराज शल्य ने स्वयं नगर द्वार पर आकर भीष्म का स्वागत किया। कुरुकुल तिलक, आपका स्वागत है। भीष्म को अत्यंत सम्माननीय अतिथि के रूप में राजप्रसाद में लाया गया। साथ आए हुए मंत्री, पुरोहित और ब्राह्मणों को राजकीय सम्मान के साथ ठहराया गया। सैनिकों को स्कंधवार में स्थान मिला। आदर सत्कार हो चुका तो शल्य ने पूछा, कहिए महाराज कुमार, कैसे कष्ट किया? भीष्म ने शल्य को अपनी आंखों में तौला। अभी युवक था शल्य, संसार का बहुत अधिक ज्ञान उसको नहीं रहा होगा, किंतु आत्मविश्वास उसमें कूट कूट कर भरा था। मद्रराज, भीष्म ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं अपने भ्रातुष्पुत्र हस्तिनापुर के सम्राट पांडु की दूसरी पत्नी के रूप में वरण करने योग्य एक सुंदर राजकुमारी का संधान कर रहा हूं। मेरे दूतों ने सूचना दी है कि आपकी छोटी बहन माद्री इस योग्य है। मैं उसे प्राप्त करने के लिए आया हूं। महाराज कुमार, शल्य बोला, कुरुकुल इतना सम्माननीय है कि अपनी बहन का विवाह आपके कुल में मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं है, किंतु आप उसे दूसरी रानी बनाना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि सम्राट पांडु विवाहित हैं। हां, भीष्म बोले, हमारे कुल में बहुपत्नित्व प्रचलित है। राजा की अनेक रानियां हो सकती। बहुपतित्व का भी प्रचलन है क्या? शल्य ने सहज भाव से पूछा। नहीं। भीष्म स्वयं ही समझ नहीं पाए कि उनके स्वर में क्रोध था अथवा अहंकार। हमारा कुल पूर्णतः पितृसत्ता प्रधान है। बहुपतित्व का अस्तित्व हमारे यहां नहीं है। कुरुओं में नहीं है, किंतु पांचालों में तो है। हां, पांचालों में अब भी यदाकदा कोई उदाहरण देखने को मिल जाता है। यद्यपि उनमें भी अब पितृसत्ता बढ़ती जा रही, और जैसे जैसे पितृसत्ता बढ़ेगी वैसे वैसे बहुपतित्व समाप्त हो जाएगा। पड़ोसी राज्य का आपके समाज और परिवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भीष्म को अब शल्य कुछ कुछ उद्दंड लगने लगा था, और भीष्म का क्षात्र तेज अपने आप को आहत पाने लगा था। ऐसी स्थिति में सहज भाव से वो माद्री के हरण की बात सोच सकते थे, किंतु अंबिका को दिया गया वचन। पांचाल हमारे पड़ोसी अवश्य है। भीष्म ने अपने स्वर को नियंत्रित रखने का प्रयास किया, किंतु उनसे हमारी बहुत मैत्री कभी नहीं रही। अब द्रुपद वहां का राजा है। हां, उसका राज्याभिषेक हो गया है। उससे भी मैत्री की कोई संभावना नहीं है? शल्य ने पूछा। जिन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं उनमें सौहार्द के स्थान पर प्रतिस्पर्धा ही अधिक होती है। भीष्म ने एक नीति वाक्य में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी। अच्छा तो महाराज कुमार, शल्य बोला, प्रत्येक कुल की अपनी अपनी परंपरा और रीति है। हमारे कुल की भी एक रीति है। क्या? भीष्म चौंके। विघ्न के रूप में तो शल्य परंपरा का प्रश्न नहीं उठा रहा। हमारे यहां कन्यादान के समय शुल्क लेने की परंपरा है। किंतु यह तो कोई अच्छी परंपरा नहीं है। भीष्म बोले, यद्यपि हमारे पास न तो धन का अभाव है और न कुरुकुल की वधू पर व्यय करने में कोई संकोच। परंपरा अच्छी है या बुरी? शल्य दृढ़ वाणी में बोला, उसका निर्णय मैं नहीं करूंगा, मैं केवल उसका निर्वाह करूंगा। ठीक है। भीष्म बोले, शुल्क हम देंगे। आपके साथ चतुरंगिणी सेना है। कहीं आप कन्याहरण का संकल्प लेकर तो नहीं आए हैं? नहीं, हम शुल्क देंगे। भीष्म बोले, और आपकी अपेक्षा के अनुरूप देंगे। किंतु आप इस तथ्य से तो परिचित होंगे कि अब प्रायः संपूर्ण आर्यावर्त में स्वयंवर की प्रथा चल पड़ी है। कन्या का पिता कन्या द्वारा वरण किए गए पुरुष के साथ उसका विवाह करता है और अपनी ओर से यथेष्ट यौतुक साथ देता है। मैं जानता हूं, फिर भी आप कन्या का शुल्क लेने की इस प्राचीन और दूषित परंपरा को छोड़ना नहीं चाहते। भीष्म ने केवल जिज्ञासावश पूछा। आप जानते हैं कि अन्य लोग इसके लिए मद्र को हीन दृष्टि से देखते हैं। जानता हूं, शल्य शांत और आश्वस्त स्वर में बोला, किंतु मैं उन लोगों से सहमत नहीं हो पाता। इसलिए अपने कुल की परंपरा की ही रक्षा करना उत्तम मानता हूं। सारे आर्यावर्त में इसे कन्या का विक्रय कहा जा रहा है। इससे पति के कुल में कन्या का सम्मान कम होता है। भीष्म बोले,
क्या आपको यह नहीं लगता कि क्रय कर लाई गई दासी और शुल्क देकर लाई गई वधू में कोई अंतर नहीं रह जाता? लगा कि शल्य कुछ उत्तेजित हो उठा है, किंतु तत्काल ही इसने स्वयं को संयत कर लिया। मैंने कई बार इस विषय में सोचा है। वो बोला, किंतु मुझे सदा लगा है कि हमारे जिन कुल वृद्धों ने यह परंपरा चलाई थी वे मूर्ख नहीं थे। भीष्म कुछ नहीं बोले। वे शल्य की बात पूरी होने की प्रतीक्षा करते रहे। नहीं जानता कि मातृ प्रधान समाज में क्या स्थिति थी, किंतु पितृ प्रधान समाज में नारी और पुरुष को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। शल्य बोला, ऐसे में नारी को पुरुष के अधीन रहना ही है। वो उसकी चल संपत्ति के ही समान है, तो उसका सम्मान पति की इच्छा के अनुरूप ही होगा। इसलिए तो कह रहा हूं कि यदि वरपक्ष कन्या का शुल्क चुकाकर उसे प्राप्त करेगा तो उसे अपनी कृत दासी ही समझेगा। वो उसको पत्नी और कुलवधू का सम्मान कैसे दे सकेगा? भीष्म बोले, मैं आपसे सहमत नहीं हूं कुरुश्रेष्ठ। शल्य बोला, सम्मान तो अपने प्रेम और विश्वास पर निर्भर है, और उसे स्त्री अपने गुणों से अर्जित करती है। यदि आप शुल्क देकर प्राप्त की गई कन्या का सम्मान नहीं कर सकते तो निशुल्क आई हुई और अपने साथ यौतुक लाने वाली कन्या का सम्मान कैसे करेंगे? क्यों? भीष्म बोले, पतिकुल यह मानेगा कि वो कृतदासी नहीं है, उनके समधी की पुत्री है। उनकी संपत्ति के सागर में उसके पितृकुल से भी धन की एक सरिता आकर मिली है। वो उनकी लक्ष्मी बढ़ाने वाली है। उनके वैभव में उसका भी योगदान है, अतः उसका अधिकार भी है। शल्य ने नकार में सिर हिलाया। जब कन्या पतिकुल के वैभव सागर में पितृकुल से संपत्ति लाकर मिलाने वाली सरिता है तो पतिकुल कभी नहीं चाहेगा कि संपत्ति का प्रवाह रुके या क्षीण हो। वे तो सदा ही उससे इसलिए रुष्ट रहेंगे कि उस सरिता का पाट और भी चौड़ा क्यों नहीं होता, उसका प्रवाह और भी तीव्र क्यों नहीं होता, उसका जल कभी कभी सूख क्यों जाता है। शल्य ने रुककर भीष्म की ओर देखा। मैं तो मानता हूं कि ऐसे में एक पति संख्यातीत पत्नियां चाहेगा, क्योंकि उससे उसके अर्थ और काम दोनों की वृद्धि होती है। उससे नारी का सम्मान और भी कम होगा, क्योंकि पूर्व विवाहित पत्नियों की मृत्यु अथवा निष्कासन से पतिकुल की कुछ भी क्षति नहीं हो रही, उल्टे वो कुल लाभ में रहता है। वो एक और वधू लाएंगे, उसके साथ और यौतुक आएगा, उनका वैभव और बढ़ेगा। भीष्म ने जैसे पहली बार मद्रराज को ध्यान से देखा। ये युवक अन्य राजाओं के समान साधारण व्यक्ति नहीं था। युग परिवर्तन के प्रवाह में सहज ही उसके पग फिसल नहीं गए थे। वो अपने स्थान पर अत्यंत दृढ़तापूर्वक खड़ा था। अन्य राजा और राजपरिवार उसे क्या कहेंगे, इसकी उसे तनिक भी चिंता नहीं थी। आर्यावर्त के समस्त राजपरिवार अब बदल रहे हैं और उनके मध्य वो एक पुरातनपंथी समयातीत व्यक्ति किसी और युग की स्मृति के समान ध्वंसावशेष के रूप में खड़ा है। किसी प्रकार की हीन भावना से पीड़ित नहीं था वो। शायद इसलिए वो पांचालों के विषय में भी पूछ रहा था। उनसे भी सहानुभूति होगी शल्य को। उन्होंने भी अपनी अनेक प्राचीन प्रथाएं अभी तक नहीं छोड़ी थी, और ऐसा भी नहीं है कि वो अंधविश्वासी होकर अपनी परंपराओं का मात्र रूढ़ी पालन कर रहा हो। उसने उनके विषय में सोचा है। वो अपने पक्ष में तर्क दे रहा है। अपने पक्ष की प्रतिष्ठा वो इतने बलपूर्वक कर रहा है कि स्वयं भीष्म को लगने लगा है कि कहीं उनका ही पक्ष दुर्बल तो नहीं। पर मद्रराज, भीष्म बोले, आपको यह नहीं लगता कि एक बार कन्या का शुल्क स्वीकार कर लेने से उस पर उसके पितृकुल का कोई अधिकार नहीं रह जाता? श्वशुर कुल उसके साथ दुर्व्यवहार करे, उसे यातना दे, उसकी हत्या कर दे, तो भी पितृकुल कुछ कहने का अधिकारी नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, शल्य तत्काल बोला, जैसे उसे विचार करने की तनिक भी आवश्यकता ना हो, और वो पहले ही इन प्रश्नों पर पूर्ण विचार कर चुका हो। किंतु स्वयंवर के पश्चात यौतुक देकर भेजी गई कन्या पर क्या उसके पितृकुल का कोई अधिकार रह जाता है? राजा कुंती भोज आपत्ति करें कि सम्राट पांडु के दूसरे विवाह में कुंती को आपत्ति है, क्योंकि सपत्नी के आ जाने पर उसका महत्व पति की दृष्टि में कम हो जाएगा, तो क्या आप राजा कुंती भोज को आपत्ति करने का अधिकार देंगे? आप अपने भ्रातुष्पुत्र का दूसरा विवाह नहीं करेंगे? भीष्म ने क्षण भर सोचा। ये व्यक्ति उन्हें तर्क जाल में बांध रहा है। तर्क में
भीष्म को तनिक भी आपत्ति नहीं थी। विवाद में अनेक नए तर्क और दृष्टिकोण सामने आते हैं। उनसे व्यक्ति का मस्तिष्क खुलता है और उसका चिंतन संसार व्यापक होता है। किंतु भीष्म ये भी जानते हैं कि तर्क उदार नहीं होता, वो संकीर्ण और संकुचित होता है। वो अपने विरोधी तर्कों के साथ समझौता नहीं करता। संवेदना उदार और व्यापक होती है, किंतु सामाजिक समस्याओं का समाधान तो तर्क से ही होगा। अंततः वे बोले, राजा कुंती भोज को ऐसी आपत्ति करने का अधिकार हम नहीं देंगे। यद्यपि कुंती पर हम उनका पूर्ण अधिकार स्वीकार करते हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि पांडु भी उनकी इच्छा का दास हो गया। यौतुक अपनी कन्या को दी गई भेंट मात्र है, वो जामाता को क्रय करने का शुल्क नहीं है। यदि हम शुल्क लेकर कन्या के विक्रय का समर्थन नहीं करते, तो यौतुक देकर जामाता को क्रय करने का समर्थन कैसे कर सकते हैं? ठीक, शल्य मुस्कुराया। और यदि कुंती ये शिकायत करे कि हस्तिनापुर में उस पर अत्याचार हो रहा है, तो क्या कुंती भोज उसे वापस भोजपुर ले जा सकते हैं? नहीं, भीष्म बोले। विवाह के पश्चात हमारी वधुएं अपने पितृकुल में नहीं लौटती। शल्य खुलकर हंसा। तो फिर शुल्क लेने और यौतुक देने में क्या विशेष अंतर हुआ? भीष्म ठीक ठीक समझ नहीं पाए कि वे शल्य से तर्क में पराजित हुए हैं या वो वैसे ही उन्हें पराजित मान रहा है। और क्या सचमुच ही शुल्क लेकर कन्यादान एक श्रेष्ठतर सामाजिक व्यवस्था है? कुछ देर मौन रहकर बोले, मद्रराज, प्रकृति की विकट व्यवस्था है कि अलग अलग परिवारों में जन्मे और पले स्त्री पुरुष को विवाह के पश्चात एक ही स्थान पर रहना होता है। उन दोनों में से एक को अपना परिवार छोड़कर दूसरे के परिवार में जाना होता है। मैं समझता हूं कि मानव समाज विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर रहा है और अभी तक किसी एक व्यवस्था को सर्वगुण संपन्न मानकर संतुष्ट नहीं हुआ है। जो समाज मात्र एक ग्राम तक सीमित है और जहां निजी संपत्ति के उत्तराधिकार की समस्या नहीं है, उनकी व्यवस्था सरल है। वर वधू के रहने के लिए अन्य लोगों के ही समान एक नया कुटीर बना दिया जाता है। न वधू वर के परिवार का अंग हो और न वर वधू के परिवार का। वे अपना नया परिवार बनाएंगे। वहां निजी संपत्ति नहीं है अथवा उसके उत्तराधिकार की समस्या नहीं है। सामूहिक संपत्ति होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति वापस समाज के कोष में लौट जाती है। किंतु जो समाज एक ग्राम तक सीमित नहीं है, जैसे क्षत्रियों का राज समाज, उसमें या तो वर को वधू के घर जाना होगा या वधू वर के घर जाएगी। राज परिवारों के पास संपत्ति भी है, अतः उसके उत्तराधिकार की भी समस्या है। हम पिता के संपत्ति का अधिकारी पुत्र को ही मानते हैं, अतः विवाह के पश्चात वर अपना घर नहीं छोड़ता, वधू ही उसके घर आ जाती है। यहां तक तो आपसे हमारा कोई मतभेद नहीं है। शल्य अब तक पर्याप्त वाचाल हो चुका था। किंतु हम ये मानते हैं कि पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र है और संतान भी माता पिता की संपत्ति ही है। अतः जब कन्या वधू के रूप में अपने श्वशुर कुल जाती है, तो पिता अथवा भाई की संपत्ति ही जा रही है, अतः उन्हें उसका शुल्क मिलना चाहिए। और हम ये मानते हैं कि पिता का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र ही है। भीष्म बोले, किंतु उत्तराधिकार में जहां उसे धन संपत्ति और राज्य मिलता है, वहीं उसे पिता के दायित्व भी मिलते हैं। पुत्री अथवा भगिनी के भरण पोषण का दायित्व भी ऐसा ही दायित्व है। और जब कन्या वधू के रूप में श्वशुर कुल में जाती है, तो उसके भरण पोषण का दायित्व वर अथवा उसके पिता को सौंप दिया जाता है। उसी के लिए वधू के साथ यौतुक भी प्रदान किया जाता है। वो एक प्रकार से पिता की संपत्ति में से उसका भाग है। भीष्म सहसा रुके। किंतु मेरा मूल प्रश्न अब भी अनुत्तरित है। शुल्क लेकर प्रदान की गई कन्या की सुरक्षा और सम्मान का दायित्व किसका है? उसके पति का। यदि वो उसका निर्वाह ना करे तो समाज का। शल्य बोला, प्रश्न ये नहीं है कि वधू यौतुक लेकर आई है या शुल्क देकर। वो उस परिवार और समाज की सदस्य है। उसके भरण पोषण, रक्षा और सम्मान के लिए उसका परिवार उत्तरदायी है। और यदि परिवार अपना दायित्व पूर्ण नहीं करता, तो यह समाज का कर्तव्य हो जाता है। परिवार उस समाज का अंग है, इसलिए समाज का दायित्व है कि वो उस परिवार का अनुशासन करे। भीष्म को लगा कि इस विषय में उनका शल्य से कोई मतभेद नहीं।
वस्तुतः समाज का गठन ही इसलिए किया गया है कि मनुष्य मनुष्य का शोषण ना करे, उसका घात ना करे, उसका अपमान ना करे। इसलिए किसी भी अन्याय और अनाचार का विरोध न तो एक व्यक्ति का दायित्व है, न एक परिवार का, वो तो संपूर्ण समाज का दायित्व है। पुत्री किसी की भी हो, वधू भी किसी की हो, किंतु ये तो समाज का दायित्व है कि वो देखे कि कोई शोषित ना हो, असुरक्षित ना हो, अपमानित ना हो। भीष्म मन ही मन हंसे। और तर्क तो दो धारों वाला खड़ गए। जिस ओर चला दिया जाए विरोधी को काट देगा। कोई वधू का सम्मान इसलिए करता है क्योंकि वो अपने साथ पर्याप्त यौतुक लाई है, कोई इसलिए करता है कि पर्याप्त शुल्क चुकाया है। क्रय करके लाई गई अपनी बहुमूल्य वस्तु को कोई क्यों नष्ट करना चाहेगा? अच्छा मद्रराज, भीष्म मुस्कुराए। इस विवाद का निर्णय तो कठिन है कि कौन सी प्रथा श्रेष्ठतर है। उसका निर्णय आज और अभी हो भी नहीं सकता। कदाचित कालचक्र उसका निर्णय करना भी नहीं चाहता। एक बार इसका निर्णय हो गया तो फिर परिवर्तन रुक जाएगा और प्रकृति कभी नहीं चाहेगी कि परिवर्तन का चक्र थम जाए। शल्य ने सहमति में सिर हिलाया। पांडु और माद्री के संबंध के विषय में हमारा एक मत होना आवश्यक है। मैं तो अपनी सहमति दे चुका, शल्य बोला। आप उसके विषय में और कुछ जानना नहीं चाहते? मेरे लिए इतनी सूचना पर्याप्त है कि राजा कुंती भोज की पुत्री ने स्वयंवर में स्वेच्छा से सम्राट पांडु के कंठ में जयमाला पहनाई थी। शल्य बोला, यदि सम्राट वरेण्य न होते तो कुंती ये चुनाव कभी न करती। भीष्म के मन में आया कि पूछें कि क्या वो ये भी नहीं जानना चाहता कि वे पहले विवाह के पश्चात इतनी जल्दी पांडु का दूसरा विवाह क्यों करना चाहते हैं, पर वे कुछ बोले नहीं। यदि शल्य के मन में इस संदर्भ में कोई आशंका नहीं है तो वे ही व्यर्थ के विघ्न क्यों खड़े करें। तो आप इस संबंध के लिए सहमत हैं? पूर्णतः अमात्य, भीष्म बोले। मद्रराज को उपहार के रूप में वस्त्राभूषणों, बहुमूल्य मणि माणिक्यों और उपयोगी वस्तुओं के इतने शकट दिए जाएं जो उनके शुल्क की अपेक्षा से कहीं अधिक हों, और हमारे तथ्य उनके सम्मान के अनुकूल हों। अमात्य उठ खड़े हुए। महाराज कुमार के आदेश का पालन होगा।